जय हिंद। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपनी बुक लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन मोहब्बत की रेलगाड़ी लेकर, जो मैं पिछले कुछ दिनों से पढ़ रही हूं और आपके लिए खास अपने उन व्यूअर्स के लिए जिनको हिंदी समझ में आती है लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आती, उनके लिए मैंने ये ट्रांसलेट किया है और यूट्यूब पे ही पब्लिश किया है। इसका कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन अदर पब्लिकेशन में अवेलेबल नहीं है। और इस किताब का कल मैंने पढ़ा था 31वां एपिसोड और आज है 32वां एपिसोड। वैसे तो मैं सैटरडे को पढ़ती नहीं हूँ अपनी बुक, मंडे टू फ्राइडे पढ़ती हूँ, लेकिन बीच में मैंने कुछ गैप लिया था। फैमिली में मैरिज सेरेमनी थी तो मैं एब्सेंट थी, इसलिए मैं उसको कंपनसेट करने के लिए आज वीडियो बना रही हूँ। और 31वें एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से हैदर और वरीशा ने अपने बुजुर्ग माँ बाप की जिम्मेदारी एक एजुकेटेड कपल की तरह वॉलंटियरशिप करके ली। और चूंकि वो दोनों इकलौते बच्चे थे अपने माँ बाप के, तो उनके बुढ़ापे का सहारा उन दोनों को ही बनना था। इस बात का ख्याल उन्हें बचपन से ही था और इसलिए वो अपने एजुकेशनल गोल्स को उस तरह से अचीव करते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल गोल्स को भी अचीव करते हैं, ताकि आगे चल के वो अपने बूढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बन सके। और इस तरह से ये बच्चे अपने वर्क और अपना होम दोनों बहुत बखूबी मैनेज कर रहे होते हैं। जब वरीशा और हैदर के माँ बाप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए और डिपेंडेंट एल्डरली पीपल हो गए। एल्डरली पीपल दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ उम्र तक वो अपना सारा काम खुद से किया करते हैं, अपनी घर के बाहर आना जाना सब खुद से मैनेज कर लिया करते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जहां पे उनका हाथ पैर उस लिमिट तक काम नहीं करता कि वो अकेले बाहर जा सकें और अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। और ऐसे सिचुएशन में जरूरत पड़ती है उन्हें अपने बच्चों की, जिनको उन्होंने बड़े लाड से और बड़े ध्यान से बचपन में पाला होता है। तो बच्चों को ये सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे माहौल में पले हुए बच्चों को, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की तरबियत, अपने माँ बाप की अपब्रिंगिंग को एक्नॉलेज किया हुआ होता है। एक एजुकेटेड इंसान का ये फर्ज होता है कि उसने दुनिया में जिन जिन लोगों से जितनी भी चीजें ली हैं अपने ग्रोथ के टाइम, उन लोगों को अब जब वो ग्रो कर जाएं, जब वो सपोर्ट बन जाएं, सपोर्ट सिस्टम बन जाएं, तो उन लोगों को रिटर्न करें वो सारी नेकियां जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी उन लोगों से अपने ग्रोथ पीरियड के टाइम। और इसी तरह की एजुकेशन कुछ हैदर और वरीशा को भी मिली थी, लाइफ स्किल्स की, अपने एजुकेशन सिस्टम में। और उस एजुकेशन सिस्टम का ये रिजल्ट था कि दोनों बच्चे अपने अपने माँ बाप की बुढ़ापे में देख रेख के लिए वॉलंटियरशिप कर रहे होते हैं। हैदर बहुत समझदार शौहर था और वरीशा बहुत समझदार बीवी थी। उसको उन दोनों को ये बात समझ में आ रही थी कि हम दोनों को ही सहारा बनना है, हम दोनों के माँ बाप के लिए। और इस तरह से दोनों कोलैबोरेटिव वर्क के जरिए अपने दोनों माँ बाप की जिम्मेदारियों की शुरुआत उनके हिसाब से उनका रूम ऑर्गेनाइज करने से शुरू करते हैं। घर 3 BHK था, एक फायजा और सैयद के लिए रूम था, दूसरा रूम था रदिया और मेहरान के लिए, तीसरा रूम हैदर और वरीशा और शाहदा के लिए था। लिविंग रूम जो था वो कॉमन एरिया था। उस कॉमन एरिया में भी एल्डरली पीपल को ये एहसास ना हो कि उनके हिसाब से चीजें नहीं हैं, ये सोच करके उन लोगों ने 2 कॉर्नर विंडो जो है, जो हॉल की विंडो है, उसको फ्लैंक किया था। फ्लैंक मींस दोनों साइड पे उन लोगों ने एक साइड पे रॉकिंग चेयर और एक साइड पे रिक्लाइनर रखा था। सैयद को रिक्लाइनर पे बैठना पसंद था और मेहरान को रॉकिंग चेयर पे, और इस तरह से फायजा और रदिया की भी पसंद अलग अलग थी। तो हैदर और वरीशा ने वो दोनों कॉर्नर्स अपने दोनों पेरेंट्स के लिए डिजिग्नेट कर दिया था लिविंग रूम का। लिविंग रूम के जो बाकी बचे हुए 2 कॉर्नर थे उस पे उन्होंने डेकोरेट किया था, उस कॉर्नर्स को डेकोरेट किया था घर के बाकी मेंबर्स की पसंद के हिसाब से, यानी वरीशा, हैदर और शाहदा के हिसाब से। घर के बाहर का जो नेम प्लेट था उस पे उन्होंने अपने अपने सरनेम्स लिख रखे थे। जैसे सैयद
एंड अलवीज। मेहरान अलवी मेहरान का पूरा नाम था और हैदर के पापा का पूरा नाम था, और उन्होंने अपने नेम प्लेट पे सिर्फ वरीशा या हैदर नहीं लिखा था, सिर्फ सैयद या फायजा नहीं लिखा था, सिर्फ मेहरान और रदिया नहीं लिखा था, क्योंकि ये घर अब दोनों का था, दोनों जनरेशन का था। और तीसरी जनरेशन के लिए ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था सेट करना कि किस तरह से घर का नेम प्लेट रखना चाहिए जहां पे दो जनरेशन के लोग रहते हैं। तो सैयद और वरीशा हैदर और वरीशा ने अपने अपने माँ बाप के सरनेम्स को वहां पे लगा कर रखा, और सरनेम इस तरह था सैयद्स एंड अलवीज। वेलकम टू द होम ऑफ सैयद्स एंड अलवीज। और इसके साथ ही दरवाजे के ऊपर उन्होंने एनग्रेव करवा लिया था हाजा मिन फजले रब्बी। इसका मतलब होता है दिस इज द ग्रेस ऑफ माई ऑलमाइटी। जो भी खुशियां हमारी जिंदगी में आती हैं वो उसकी ग्रेस होती है, और जो भी मुश्किलात आती है वो उसका एग्जाम होता है। हम हमेशा मुश्किल वक्त में दूसरों को बोलने लगते हैं इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें आ गई। वजह इंसान बन सकते हैं, लेकिन इम्तिहान तो वही ले रहा होता है ना, हमारा एग्जामिनर, जिसने हमें इस कर्म भूमि पे, जो हमारी दुनिया है ये एक कर्म भूमि है, हम यहाँ काम करने आते हैं, और किन किन चीजों को हमने कब कब कैसे सीखा उसका कदम कदम पे इम्तिहान वो ऊपर बैठे लेता रहता है, और इम्तिहान लेने का जरिया वो इंसानों को बना देता है। क्वेश्चन पेपर सेटर्स वो होता है, सेटर वो होता है, लोग क्वेश्चन पेपर के जैसे हमारी जिंदगी में आते हैं। अब हमारा इम्तिहान ये होता है कि उन लोगों को हम हैंडल कैसे करते हैं, क्वेश्चन पेपर किस तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमारा बहुत यकीन ऑलमाइटी में होता है, हमारा यकीन डगमगाता नहीं, तो हम क्वेश्चन पेपर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस इम्तिहान को बहुत अच्छी तरह से पास भी कर चुके होते हैं। और ये सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं, और अपने माँ बाप को भी देखा है जिंदगी के इम्तिहान से गुजरते हुए, अपने शौहर को भी देखती हूँ, और खुद भी ऐसे इम्तिहान के सिचुएशन में पड़ जाया करती हूँ। लेकिन बहुत ही यकीन है अपने पालने वाले के ऊपर, अपने बनाने वाले के ऊपर, और उस यकीन के जरिए उन सिचुएशन से बहुत ये नहीं कहूंगी चुटकियों में, कुछ वक्त लग जाता है, कभी कुछ साल लग जाते हैं, कभी कई साल लग जाते हैं, लेकिन निकल आते हैं हम। और ये जो यकीन है ना हमारे बनाने वाले के ऊपर हमारा, वो हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसको बनाए रखिएगा। आगे बढ़ती हूँ। इस तरह से घर पॉजिटिविटी से पूरा भर गया होता है। इस घर में 3 जनरेशन की दुआएं होती हैं, 3 जनरेशन की मुस्कुराहट, 3 जनरेशन के चैलेंजेस और 3 जनरेशन की चीजों को सॉल्व करने के तरीके सीख रही होती है शाहदा बड़ी नन्ही सी उम्र में। आप देखेंगे कोई भी स्कूल आपको 3 जनरेशन को एडजस्ट करने का, 3 जनरेशन को किस तरह से समझना है, इसकी समझदारी, ये विजडम नहीं सिखा पाता, क्योंकि स्कूल में क्लास सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है। कौन से ग्रेड में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो बच्चा अपने ग्रेड के लोगों के साथ एडजस्ट करना, उनको समझना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको रिस्पॉन्ड करना बहुत आराम से सीख जाता है। लेकिन जब वो अपने सोशल लाइफ में एंट्री करता है पोस्ट मैरिज, या आप ये कह लीजिए प्रोफेशनल लाइफ में भी, जहाँ पे उसको हायरार्की देखने को मिलती है, उसका बॉस होता है, उसके कलीग्स होते हैं, उसके जूनियर्स होते हैं, तो ये 3 जनरेशन की जो को लिविंग बच्चा घर में सीख लेता है ना, वो उसको वर्क प्लेस पे बहुत मजबूती से पकड़ के रखती हैं, और लोगों को समझने में, एम्पैथेटिक बिहेवियर करने में, और इस बात को समझने में कि कुछ चीजों को जिस हद तक हम समझ रहे हैं सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि शायद वो ऐसे एनवायरनमेंट से होकर गुजरा नहीं है अपनी जिंदगी में, ऐसे चैलेंजेस को उसने देखा नहीं है जो बड़ी आसानी से हमारा घर हमें प्रोवाइड कर दे रहा है। 3 जनरेशन की को लिविंग, और इसकी वजह से बहुत सारे वर्क प्लेस पे और बहुत सारे जगहों पे आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा होते हुए आप देखेंगे अपनी लाइफ में, वर्क कल्चर में भी देखेंगे। तो इन सब चीजों को बड़े चुटकियों में एक्सेप्ट कर लेना, समझ जाना,
ये आसान बात नहीं है। ये 3 जनरेशन की को लिविंग के साथ जो बच्चा पलता पड़ता है उसके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। और उस घर के क्या ही कहने जहां पे 2-2 घर के माँ बाप की ब्लेसिंग्स हो और घर में बहुत ही पॉजिटिविटी फैली हुई होती है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे होते हैं कि जब वरीशा और हैदर घर को चलाने की जिम्मेदारियों में बिजी हैं तो किस तरह से अपनी दुआओं से उन दोनों की सेहत की दुआएं करना है, उन दोनों की तरक्की की दुआएं करना है, ताकि उनकी पोती और नतनी जो है शाहदा, उसको बहुत ही प्यार मिले। शाहदा के इनोसेंस से, बुजुर्गों के बहुत अच्छे दुआओं भरे संस्कार से और यंग कपल्स के वेल मैनेजमेंट के साथ ये घर एक सपोर्टिव हाउस बनकर चल रहा होता है, जहां पे हेल्पर्स भी एज ए फैमिली मेंबर एंटरटेन किए जाते हैं, जहां पे हेल्पर्स को भी इक्वालिटी और एम्पैथेटिक बिहेवियर के साथ एक्नॉलेज किया जाता है, उनकी छोटी छोटी हेल्प को ग्रेटिट्यूड पे किया जाता है, क्योंकि हम जिंदगी में हर काम खुद नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। अगर कोई फैशन डिजाइनर है तो वो एक बहुत अच्छी कुक नहीं होती, अगर वो बहुत अच्छी कुक और फैशन डिजाइनर भी है तो वो बहुत अच्छी क्लीनिंग सर्विस नहीं दे सकती। अगर वो ये तीनों चीज भी कर रही है तो वो बहुत अच्छी ट्यूटर नहीं हो सकती। अगर वो बहुत अच्छी ट्यूटर भी है, फैशन डिजाइनर भी है, कुक भी है और बहुत अच्छी क्लीनिंग भी करती है, जिसे हम हाउस कीपिंग करते हैं, वो भी करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी सेहत इफेक्ट कर जाती है। तो हमें अपनी को लिविंग के जरिए अपने समाज में ये जो बहुत अच्छा कल्चर है हमारे हिंदुस्तान का, ग्रैटिट्यूड पेइंग का, उसके जरिए एक्सेप्ट करना है कि हर काम हर इंसान अकेले नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी में एक टीम वर्क होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। और उन सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड पे वक्त रहते ही करते चलना चाहिए, और जिसकी वजह से उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। और हमारा बुरा, देखिए एग्जाम तो जिंदगी है तो आपके होते ही रहेंगे, लेकिन उन एग्जाम से आप बड़े आसानी से निकल जाएंगे उन सब की दुआओं के साथ। इस घर में जो सबसे अच्छी खासियत मैं आपसे बयान करूं वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल सबका बहुत अच्छा है। कोई भी चीज, कोई भी डाउट रिश्तों को लेकर, या कोई भी ऐसी चीज है जिसे नॉर्मल तरीके से लोग डिस्कस करने से रिश्तों में डरते हैं, इन लोगों के बीच में डर नाम की चीज नहीं थी। ये लोग अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे, उस पर डिस्कशन होता था। और डिस्कशन उस जगह पे होता है जहां पे किसी मौजू पे काम करने के लिए लोग एक्सेप्टेंस के साथ बैठे हैं डिस्कशन में। और हैदर, वरीशा, सैयद, फायजा, रदिया, मेहरान, ये 6 के 6 लोग अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजरे थे जहां पे डिस्कशन होता था इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उनको हैबिट थी किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करके क्विकली उस पे इम्प्लीमेंट करने की, और इस वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। एक दूसरे की बातें डिस्कस करके उस पे 4-5 ऑप्शंस आते थे सामने, और जिसमें से बेस्ट जो सूटेबल जिसको भी लगता था वो एक्सेप्ट करके उस प्रॉब्लम को वहीं के वहीं खत्म कर दिया जाता था। इस तरह से उनकी जिंदगी प्रॉब्लम को कलेक्ट करने का जरिया नहीं बनी, और वक्त रहते ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करते करते जिंदगी आगे बढ़ती गई। तो उनको अब इस उम्र में एक बहुत ही अचीवमेंट की फीलिंग आती थी, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ प्रॉब्लम उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए, डिस्कस किया एक दूसरे के साथ, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को लिया, और कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू उनके इम्प्लीमेंटेशन पे सही साबित होता है, सोर्सेस पे, रिसोर्सेज पे, उसको करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह से सबकी लाइफ में बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट बैंक बन चुका था, और इसकी वजह से ये विटनेस कर रहे थे चेंज को। 3 जनरेशन, रदिया मेहरान की जनरेशन से क्या चेंज हैदर और वरीशा की जनरेशन में आया उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। वरीशा और हैदर की जनरेशन के बाद शाहदा की जनरेशन में जो चेंज आ रहा था उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, और इस तरह से फैमिली को, और फैमिली में जो ब्लूमिंग बर्ड है, ब्लूमिंग बड, खिलती हुई जो कली है शाहदा, उसको ये लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पे शाहदा समझ रही होती है कि लाइफ इज अ लर्निंग जर्नी।
हम जिंदगी में के उतार चढ़ाव में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए दुनिया में आते हैं और हम चीजें एक्सेप्ट करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं। और जो चेंज होता है, अगर वो चेंज अच्छे के लिए हो रहा है, फैमिली मेंबर्स की पर्सनल इंस्टिंक्ट को सेव करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए अगर कोई कॉमन चेंज लाया जा रहा है तो उसमें हमें सपोर्ट करना है। ये चीज शाहदा बहुत छोटी सी उम्र में सीख रही होती है और इस तरह से सब एक दूसरे के ऊपर फेथ डेवलप करते जाते हैं। और ये फेथ और ये राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टिंग द चेंज फॉर गुडनेस, ये तीन चीजें इनकी फैमिली में टुगेदरनेस को मजबूत कर देती है और इस तरह से इनकी फैमिली को एक खूबसूरत सी मोहब्बत की माला की तरह संजो देती है और सब बहुत ही प्यार से, कोऑपरेशन से और एक दूसरे की पर्सनल चीजों को समझते हुए एक पूरी फैमिली गोल्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे ये चैप्टर, मेरी बुक का चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है और इसका टेक अवे है, टुगेदर वी विन एंड लिव पीसफुली। जब हम एक साथ रहते हैं ना और एक साथ एक दूसरे को समझने की कुवत अपने अंदर ग्रो कर लेते हैं तो जो शांतिपूर्ण वातावरण होता है वो खुद ब खुद क्रिएट होने लगता है हमारी बिहेवियरल स्किल्स से। और इस तरह से रिश्तों को जो थामे रहना, जिसे मैंने अपने पिछले 3 जनरेशन में अपनी दादी, अपनी नानी, अपने चचा, अपने मामू, अपनी फुप्पी और खुद को भी ये फील किया है कि ये टफेस्ट जॉब है रिश्ते को होल्ड करके रखना। उस जॉब को बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बना रही है ये हैदर और वरीशा की कहानी और इन लोगों के छोटे छोटे एफर्ट बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस जिंदगी के लिए बना रहे होते हैं। और ये इसलिए क्योंकि जो खूबसूरत चीजें होती हैं ना वो एफर्ट भी बहुत ज्यादा मांगती हैं। आप देखेंगे अगर हमें कोई चीज, कोई बहुत क्रिएटिव सी आर्ट बनानी है, जैसे आजकल रेजिन आर्ट सीख रही हूं मैं, रेजिन आर्ट में अगर हमें क्लॉक बनाना है तो उस क्लॉक को बनाने के लिए हमें कई स्टेप में काम करना होता है। हमें कई तरह के कलर पिगमेंट्स के साथ, मीका के साथ, हमें मोल्ड्स के साथ, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ रेजिन के साथ काम करना होता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में पोरिंग होता है और फिर जो हमने डिजाइन्स बनाए हैं उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। उसको सूखने के लिए 24 घंटे हमें देना पड़ता है। उसके नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइनल टच देना होता है क्लॉक को, जहाँ पे सारे नंबर्स क्लॉक के अरेंज करने, उनके नीडल्स अरेंज किए जाते हैं और उसके बाद नंबर्स अरेंज किए जाते हैं। उसके बाद फिर से एक रेजिन की लेयर उस पर डाली जाती है फाइनल फिनिशिंग देने के लिए। और इसके बाद भी ये फाइनल नहीं हुआ होता है, उसमें क्लॉक के हैंड्स लगाने होते हैं ड्रिल करके, पीछे उसमें हैंगिंग लगानी होती है और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज खूबसूरत बनती है। बिल्कुल वैसे ही बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपना एफर्ट, अपना वक्त और सब्र लगाने के बाद रिश्ते बनते हैं, बुनते हैं और मेंटेन होते हैं। और इस तरह से रिलेशनशिप मैनेजमेंट को सिखाता हुआ ये लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। 18 मिनट हो गए हैं, 18.5 मिनट। अब मैं अगला लेसन सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देती हूँ क्योंकि 20 मिनट का ही वीडियो मुझे बनाना है। अगला लेसन है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सुंदरबन। ये जो मोहब्बत की रेलगाड़ी चल रही है, स्टेशन से अगले स्टेशन तक पहुंच रही है, वो एक बच्चे को ग्रो करते हुए अब चल रही है। बात हो रही है शाहदा की। अब वो एंटर कर रही है अपने टीनेज में। हमने हैदर और वरीशा का टीनेज भी देखा, अब अगली जनरेशन का टीनेज कैसा होगा, इस बात को देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि जनरेशन दर जनरेशन चीजें नेचुरली चेंज होती हैं और हम जब उसको एक्सेप्ट करके उनको अपनी जिंदगी में उतारने की लगन में लगे रहते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। और ये जो पूरी दुनिया है ना, टीनेज में बहुत खूबसूरत सी लगती है क्योंकि टीनेज में बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं। कभी कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी कुछ बहुत ही बुरा लगने लगता है, कभी कभी माँ बुरी लगने लगती है, कभी कभी पापा से अच्छा हैंडसम कोई इंसान ही हमें नहीं दिखता। इस तरह की फीलिंग हार्मोनल चेंजेस के जरिए टीनेज की लाइफ में आता है।
और फिजिकल चेंज भी होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चे का बिहेवियर चेंज सा दिखता है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत इमोशनल चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं टीनेज के टाइम। कुछ पीयर प्रेशर होता है, कुछ उनकी एजुकेशनल ड्यूटीज, जब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं ग्रेड 5 की, बच्चा ग्रेड 5 क्वालिफाई करके ग्रेड 6 में सेकेंडरी में एंटर करता है, वहां पे उसके एजुकेशनल गोल्स बढ़ते हैं, चैलेंजेस डिफिकल्ट होने लगते हैं, उसको समाज के स्टीरियोटाइप से भी फेस करना पड़ता है। और ये हर जनरेशन के बच्चे को करना पड़ता है, क्योंकि पिछले समाज की बनाई हुई जो चीजें हैं उसको ब्रेक करने का काम ये न्यू जनरेशन करती है। तो हर नई जनरेशन को ये स्टीरियोटाइप फेस करना पड़ता है। माँ बाप के रिएक्शन, क्योंकि माँ बाप के सामने भी तो नया सब्जेक्ट है, ये जो बच्चा है नई जनरेशन का, माँ बाप ने भी कभी इस तरह का बच्चा अपनी जिंदगी में देखा नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजों पे उनका वियर्ड सा जो रिएक्शन होता है उसको बच्चा फेस कर रहा होता है। और ये सब देखते देखते कभी कभी वो बहुत फिनिकी हो जाता है, बहुत कभी उसका मन करता है कि माँ बाप से बात करूं भी कि नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। और इस सब की डायलेमा से गुजरता हुआ वो बच्चा धीरे धीरे अपना कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग करना सीखता है। और ये हर जनरेशन के बच्चों के साथ होता है। और इस तरह से माँ बाप को यहाँ पे ध्यान देना होता है कि पुअर कम्युनिकेशन लेवल अगर हमने इस टाइम में बच्चे को सपोर्ट नहीं किया, तो जिंदगी के आने वाले फेज में वो बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा और अकेले फेस करेगा, क्योंकि उसके माँ बाप ने के ऊपर से उसका यकीन उस फेज में उठ जाएगा अगर कम्युनिकेशन गैप टीनेज में बच्चों का माँ बाप के साथ हो जाएगा तो। और इस बात को ख्याल रखते हुए मैं यहीं पे रुकती हूँ, आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे मंडे को एपिसोड नंबर 33 के साथ। ये एपिसोड नंबर 32 है। मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान बहुत सारी फेस्टिवल से खुश है, आबाद है, चहचहाता रहता है। वक्त बेवक्त हर 2-3 महीने पे कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते रहते हैं, और ये फेस्टिवल्स कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी नेचुरली घोलते ही रहते हैं। और दिवाली जैसे कि कहते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जब जीत हुई थी, श्री राम जी जब रावण को हरा करके मार करके वापस अयोध्या आए थे, तो उनकी खुशी की जीत में ये दिवाली का जश्न मनाया जाता है। तो इसी तरह से अपनी जिंदगी में आई हुई सारी नेगेटिविटी को आप ब्रेक करते जाइए, उसके ऊपर कॉन्क्वर करते जाइए और अच्छाई का जश्न मनाते रहिए। मिलती हूं मैं आपसे फिर। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।